परसेप्शन ऑफ डेप्थ। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दैट इज परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे परसेप्शन में हमारा जो मतलब परसेप्शन होता है उसके अंदर डेप्थ का और डिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है या क्या मैटर करता है, किस लिए मैटर करता है वो। ठीक है, इसके अंदर दो टॉपिक्स है, एक तो मोनोकुलर मोनोकुलर क्यूज और एक है बाइनोकुलर क्यूज। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके भी टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के क्यूज होते हैं ये। ठीक है, इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आता है दैट इज मूवमेंट परसेप्शन। मूवमेंट परसेप्शन भी चार तरीके की होती है, हम उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आता है दैट इज साइज परसेप्शन। ठीक है, वो भी दो तीन तरीके का होता है। एंड जो नेक्स्ट हमें बताया गया है ये सारे टाइप्स वगैरह के बाद, वो है एरर इन परसेप्शन। परसेप्शन में किस तरीके के एरर होते हैं, तो वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इल्यूजन, दूसरा हेल्यूसिनेशन। फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इल्यूजन जो है, इल्यूजन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। लास्ट वो टॉपिक रहेगा हमारा आज का, मतलब आज का नहीं वैसे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ इल्यूजन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस की जब हम बात करें तो यहाँ पे डेप्थ जो है उस वो जो है वो रेफर करता है हमारी विजुअल एबिलिटी पे, कि एक इंसान की विजुअल एबिलिटी कितनी है किसी चीज को परसीव करने की, या फिर वर्ल्ड में जो थ्री डायमेंशन चीजें होती हैं उनको जज करने की, उनको परसीव करने की, उनको इंटरप्रेट करने की। विजुअल एबिलिटी हो गई हमारी सीइंग कैपेसिटी, मतलब हमारी आंखों की कैपेसिटी कितनी है, हम किस तरीके से देख पाते हैं उन चीजों को। ठीक है, साल में नीचे करना। ऑल राइट, ये हो गया हमारा परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस। इट बेसिकली सेज डेप्थ परसेप्शन रेफर्स टू वंस विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन थ्री डायमेंशन एंड थस एनेबलिंग अस टू जज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमारी जो सीइंग कैपेबिलिटी है इस दुनिया को देखने की इन थ्री डी, जो थ्री डायमेंशन होती है उनके अंदर, वो देखने की जो हमारी एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है, एक सीइंग कैपेबिलिटी। ठीक है, ताकि उस बेसिस पे हम जज कर सके कि किसी चीज का डिस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमसे कितना है, और वो हमारे मतलब परसेप्शन पे इफेक्ट ना पड़े उसका। जैसे कोई इंसान बहुत दूर खड़ा है तो हमें ये नहीं होना चाहिए ना कि इंसान की हाइट ही छोटी होगी अगर वो दूर खड़ा है, तो हमें पता है एग्जैक्टली कि हाँ इस इंसान की हाइट काफी बड़ी है, जस्ट डिस्टेंस की वजह से ये दूर लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर बोला गया है दैट इज मोनोकुलर क्यूज। मोनोकुलर क्यूज बेसिकली वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में हमारी एक आई की वजह से जाती है। मतलब आप अपनी एक आंख पे हाथ रख लो और दूसरी आंख से देखो। जब आप दूसरी आंख से देखते हो तो कुछ एरिया जिस आंख पे आपने हाथ रखा है उस साइड का कुछ एरिया आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो एक आंख से जो चीज आप देख रहे हो या आपका ब्रेन ब्रेन रिसीव कर रहा है दैट इज मोनोकुलर क्यूज। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है अभी यहाँ तक? नहीं नहीं, फाइन। ठीक है, साल में ऊपर करना मोनोकुलर क्यूज पे। हाँ, ये मोनोक्यूलर क्यूज आ गया, हो गया हमारा। ठीक है, और मोनोक्यूलर क्यूज जो होता है वो स्ट्रेंथ के मामले में बाइनोक्यूलर से वीकर होता है, क्योंकि बाइनोक्यूलर्स में क्या होता है ना कि हम दोनों आंखों से जो चीजें परसीव कर रहे हैं। मोनोक्यूलर में हम खाली एक आंख की बात कर रहे हैं कि हम एक आंख से हमारे दिमाग में क्या रिसीव कर रहे हैं, हम क्या इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है थ्रू वन आई ओनली। ठीक है, अभी मोनोक्यूलर क्यूज जो है, क्यूज का मतलब सिग्नल होता है। ठीक है, CUES क्यूज उसका सिग्नल होता है, मीनिंग। ऑल राइट, हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोनोक्यूलर क्यूज जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं अपने छह तरीके के। सबसे पहला जो होता है दैट इज रिलेटिव साइज। अभी रिलेटिव साइज हमें इंफॉर्मेशन देता है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमसे कितना, मतलब इट बेसिकली गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव साइज विद अ सिमिलर ऑब्जेक्ट। अभी इसमें बोला क्या गया है कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है, डिस्टेंस पे है, तो वो बेसिकली हमें एक रिलेटिव साइज का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे इसमें हॉट एयर बलून्स दिखाए गए हैं। अभी ये हॉट एयर बलून्स हमसे बहुत दूर है। ठीक है,
अब आसमान में हॉट एयर बलून्स है, हमें दिखने में यहाँ से बहुत छोटे दिखते हैं, बट एक्चुअल में तो हम जानते हैं ना कि हाँ यार ये इतने बड़े होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिलेटिव साइज ऑल अबाउट। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट बेसिकली ना ये बोलता है कि जब हम किसी जो डिस्टेंस, मतलब हम जब किसी के ऑब्जेक्ट के पास होते हैं बहुत, तो जो उसका टेक्सचर है वो बहुत हमें रफ दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर आप अपने कैमरा से बहुत ही पास करके किसी टेक्स्ट बुक की फोटो लोगे ना, तो उसके पिक्सल फटने चालू हो जाते हैं एक तरीके से, और वो ब्लर होने लग जाती है चीजें। पर आप उसको हल्का दूर करके लोगे तो वो बहुत ही स्मूथ सी पिक्चर आती है, एकदम सब क्लियर आता है। तो दिस इज व्हाट टेक्सचर ग्रेडियंट सेज। ठीक है, जब चेंज इन टेक्सचर या डिग्री ऑफ टेक्सचर में जब चेंज आता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पास होते चले जाता है हमारी आंखों से, वो में टेक्सचर रफ दिखने लगता है। लेकिन जितना हम उससे दूर खड़े होते हैं उतना वो हमें स्मूथ दिखता है या लेस रफ टेक्सचर दिखता है। ठीक है, ये बोलता है टेक्सचर ग्रेडियंट। अभी तक दोनों में से किसी में दिक्कत? नो। नहीं, नो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है दैट इज एरियल परसेप्टिव और हेज। हेज का मतलब होता है धुंध, सीधी भाषा में। इसमें हमें बस ये बताया गया है कि जब एनवायरनमेंट में धुंध होती है तो हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक डिस्टेंस पे लगने लग जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी पास भी खड़ी होगी तब भी हमें दूर लगने लग जाती है, बिकॉज ऑफ हेज, यानी कि धुंध। ठीक है, इफ हेज इज इन द एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एट अ डिस्टेंस। ठीक है, हेज को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें इंग्लिश में तो हम उसको एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। ऑल राइट, जैसे सर्दियों में बहुत धुंध हो जाती है, कोहरा हो जाता है, तो गाड़ियां सामने से आ भी रही होती है, हमें तभी फिर भी ठीक से नहीं पता चल पाता टिल द टाइम आगे से उनकी लाइट्स ऑन ना हो। ठीक है, दिस इज व्हाट इज एरियल पर्सपेक्टिव या फिर और हेज इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर दैट इज लीनियर पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब लीनियर पर्सपेक्टिव ना ये कहता है कि इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट ऑन द हॉरिजन। जो लीनियर पर्सपेक्टिव होता है ना वो ये कहता है कि जैसे जैसे एक लाइन मतलब दूर जाती रहती है, जाती रहती है, ऐसा हमें लगने लग जाता है कि वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही है, ज्वाइन कर रही है। जैसे ये रोड की लाइन सीधी 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 जा रही है, ये रोड है पूरी। देखा जाए तो रोड के अंदर ये तीन लाइनें हैं, ये देखो, ये ऐसे तीन लाइनें हैं। अभी ये तीन लाइनें सीधी 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 जाती रहेंगी तो ये हमें ऐसा लग रहा है तीनों लाइनें एक जगह पे मीट कर रही है, ये कन्वर्ज हो रही है या ज्वाइन हो रही है। ठीक है, यही होता है लीनियर पर्सपेक्टिव, इसी वजह से हमें ऐसा लगता है। कोई दिक्कत अभी तक जो चार बताएं? नो। नो। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट जो है, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रही ना मैं? नहीं नहीं, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज इंटरपोजिशन। अभी इंटरपोजिशन में ये बोलता है व्हेन टू, इसमें ये बोलता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ओवरलैपिंग देन द ऑब्जेक्ट व्हिच इज ओवरलैप्ड सीम टू बी फर्दर अवे देन द ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट। अभी इसमें बोला बेसिकली ये गया है, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये सबसे पीछे है। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे पीछे जो है, जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो इससे बहुत दूर हमें दिखता है, जबकि ऐसा है नहीं। अब आप तीन चीजें, एक ट्रायंगल यहाँ पे रख दिया, उसके आगे एक स्क्वायर रख दिया, उसके आगे एक सर्कल रख दिया, रखे तीनों चीजें एक साथ है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो ट्रायंगल है ये बहुत पीछे रखा है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा होता है वो हमें काफी दूर दिखता है एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट दैट इज ओवरलैप्ड। ठीक है, एक मिनट। इसके बाद जो आता है दैट इज अकोमोडेशन। अभी अकोमोडेशन ये कहता है कि हम एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बेसिस पे, सॉरी, अकोमोडेशन में ना ये होता है कि जब डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमारे आईज के जो लेंस होते हैं वो अकोमोडेट करने चालू कर देते हैं अपने आप को, या एडजस्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी आईज में जो लेंसेज होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस। दिस इज व्हाट अकोमोडेशन सेज। हमारे मॉलिक्यूलर क्यूज पूरे कंप्लीट हो गए हैं। किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो। नहीं, ऑल क्लियर। ठीक है,
अब ना हम आते हैं बाइनोक्यूलर क्यूज पे, ठीक है। बाइनोक्यूलर क्यूज होते हैं जो हम दोनों आंखों से देखते हैं, ठीक है। वो सिग्नल्स या वो क्यूज जो हम दोनों आंखों से रिसीव करते हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली मोर पावरफुल होते हैं मोनोक्यूलर से, विच इज कॉमन सेंस यार, होंगे ही पावरफुल। अभी तुम दोनों आंखों से सब कुछ देखोगे तो तुम्हें ज्यादा चीजें दिखेंगी एज कम्पेयर टू वन आई। अब तुम एक ही आंख से देखना चाहोगे तो तुम्हें एक साइड का पोर्शन मिस होगा ही होगा, जितना भी कर लो तुम, ठीक है। अभी इसी बारे में नीचे बाइनोकुलर क्यूज के अंदर दिया गया है, ठीक है। एक सेकंड प्लीज रुकना। अब बाइनोकुलर क्यूज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो रेटिनल डिस्पैरिटी और दूसरा कन्वर्जेंस। रेटिनल डिस्पैरिटी ये बोलता है कि जैसे मतलब ये रेटिनल डिस्पैरिटी का ना एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो मेरे साथ सारे जने। अपनी अपनी लेफ्ट आई पे आई पे ना हाथ रखो और राइट आई से देखो आप लोग कितना एरिया कवर कर सकते हो, कितना एरिया देख सकते हो अपने आसपास का, ठीक है। करो सारे एक बार ये। रख लिया हाथ? हाँ ठीक है। हाँ अब तुम ये देखो राइट आई से तुम कितना एरिया कवर कर सकते हो, देख लिया अच्छे से? हाँ अब अपनी हाँ राइट आई पे देखिए। हाथ रख दो और लेफ्ट आई से हाथ हटा लो। अब तुम ये देखो कि तुम लेफ्ट आई से क्या देख पा रहे हो। डन? यप हाँ जी। बस यही अपना एक्सपेरिमेंट है, दोनों आंखों से हाथ हटा लो। अब इसमें ये तुमने क्या देखा होगा, जब तुम अपनी लेफ्ट आई पे हाथ रख रहे हो तो तुम लेफ्ट साइड का कुछ एरिया मिस कर रहे हो जो तुम अपनी राइट आई से नहीं देख पा रहे, करेक्ट? हाँ यप जी। और वही सेम चीज राइट साइड पे होगी, जब तुम राइट साइड पे हाथ रख रहे हो तो तुम अपनी लेफ्ट साइड से कुछ एरिया राइट साइड का मिस करोगे जो तुम नहीं देख पाओगे अपनी राइट आई से, करेक्ट? यप ठीक है। तो अब जो ये एरिया जो मिस हो रहा है, जो ये स्लाइट डिफरेंस आ रहा है दो रेटिनल इमेजेस के अंदर ड्यू टू द एंगल, वो जो है वो रेटिनल डिस्पैरिटी होता है। और बुकिश लैंग्वेज में बोले तो इट इज द स्लाइट डिफरेंस इन द टू रेटिनल इमेजेस ड्यू टू द एंगल फ्रॉम विच ईच आई व्यूज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर तुम अपने सामने एक वास रख दोगे, अगर तुम उसको एक आंख से देखोगे और दूसरी आंख बंद रखोगे उस वक्त पे, तो तुम्हें शायद एक साइड की शैडो ना दिखे या एक साइड का कुछ पोर्शन ना दिखे। तो जो पोर्शन तुम्हें नहीं दिख रहा, दैट इज रेटिनल डिस्पैरिटी। समझ आ गया? हाँ जी। कोई दिक्कत यस। किसी को? नो नो। आगे बढ़े? यस यस। तो ठीक है, अपने अपने माइक ऑफ कर लो प्लीज। चलो ठीक है। अभी बाइनोकुलर क्यूज दो तरीके के होता है एज आई सेड, एक तो रेटिनल डिस्पैरिटी जो हमने अभी समझा और एक कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब मैंने आपको बताया ही था अभी। हाँ एक सेकंड यार, लेट मी ड्रिंक वाटर। हाँ, कन्वर्जेंस का मतलब मैंने आपको बताया ही था, किसी चीज का मीटिंग पॉइंट या ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ाई था अभी मोनोकुलर क्यूज में, ठीक है। तो कन्वर्जेंस में ये होगा जब आप दोनों आंखों से कोई चीज देख रहे हो और एक पर्टिकुलर चीज होगी जो आपको दोनों आंखों से दिख रही होगी, चाहे आप राइट आई क्लोज करो चाहे आप लेफ्ट आई क्लोज करो, एक जो सेंटर पोजीशन होगी वो आपको दोनों आंखों से इक्वल ही दिख रही होगी, ठीक है। जब आपने ये पिछले वाले में जो आंखें बंद करके देखा था एक एक करके, तो उसमें जब आप लेफ्ट आई से देख रहे हो तो भी आपको सेंटर का पार्ट पूरा क्लियर दिख रहा है, जब आप राइट आई से देख रहे हो तब भी आपको सेंटर का पार्ट पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जब कोई चेंज नहीं आ रहा, जब दोनों आंखों से आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो ठीक से दिख रही है, दैट इज व्हाट कन्वर्जेंस सेज। जहाँ पे दोनों आईज की आपकी जो अम, एक, जब दोनों आंखों से आप जो देख रहे हो एक चीज, मतलब अपनी आई बॉल्स को, जैसे एक सेकंड रुको यार, जस्ट अ सेकंड, मैं ठीक से समझा नहीं पा रही, एक मिनट। जैसे इसकी आंखें देखो यहाँ पे, अब अपनी आंखें अगर आप दोनों आई बॉल्स को सेंटर पॉइंट में ला दोगे जैसे इसमें लाया हुआ है, तो आप एक पर्टिकुलर चीज होगी जिसपे आप दोनों आंखों से
जोर डाल के देख रहे हो काफी वक्त के लिए, ठीक है। तो जिस चीज के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक साथ ऐसे देख रहे हो दोनों आंखों से, जहां पे ये मीटिंग पॉइंट हो रहा है, दिस इज कन्वर्जेंस, ठीक है। समझ आया? Yes. हाँ आ गया अगर बुकिश लैंग्वेज में बोले तो बुक में ये लिखा गया है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द टू आईज सो दैट द इमेज ऑफ अ सिंगल पॉइंट इज फॉर्म्ड ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग रेटिनल एरिया, ठीक है। मतलब दोनों से एक ही पे मतलब फोकस हो रहा है बेसिकली, ये बोल रहे हाँ हैं हाँ इसमें। हाँ, ये देखो ना, ओके। इस वाले में देखो, हम्म। नीचे वाले हाँ में जो ठीक। दिया हुआ है इसमें, हम्म। जब आप ओके। इधर इसमें देख रहे हो, आप दोनों चीजें एक साथ यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। ओके। हमारा अब जो हो गया अभी तक इस चैप्टर के अंदर, दैट इज मोनोक्यूलर क्यूज, परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस के अंदर ही आता है मोनोक्यूलर क्यूज और बाइनोक्यूलर क्यूज। मोनोक्यूलर क्यूज के अंदर हमने रिलेटिव साइज, टेक्सचर ग्रेडियंट, हेज, लीनियर पर्सपेक्टिव, इंटरपोजिशन, अकोमोडेशन, ये चीजें करी है, ठीक है। उसके बाद हमने बाइनोक्यूलर क्यूज के बारे में पढ़ा। बाइनोक्यूलर क्यूज में हमने रेटिनल डिस्पैरिटी और कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज मूवमेंट परसेप्शन। और मूवमेंट परसेप्शन होता है बेसिकली हमारी एबिलिटी या हमारी कैपेसिटी जज कर, हमारी मतलब वो कैपेसिटी जिसमें हम जज करते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके डायरेक्शन को जब हम जज कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज मूवमेंट परसेप्शन। समझ आया? एक बार और रिपीट करना प्लीज। मूवमेंट परसेप्शन हमारी वो एबिलिटी होती है जिसपे हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड को जज करते हैं। ओके ओके ओके। जैसे कोई बस जा रही है तो हमें कैसे पता है कि इस साइड सीधे को जा रही है और इतनी तेज चल रही है, हम बोलते नहीं ये कार तो यार बहुत स्पीड में उस तरफ को जा रही है, तो हम उसको उसका डायरेक्शन भी एक तरीके से जज कर रहे हैं एंड ऑल्सो इट्स स्पीड, ठीक है। हम्म। अब आगे समझ? Yes. हाँ आ गया. ठीक है। अभी मूवमेंट परसेप्शन के अंदर ना 4 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। पहला जो दैट इज रेटिनल मोशन। इसमें ये बोला गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, इट्स इमेज ऑन अ रेटिना आल्सो मूव्स। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो इमेज है हमारे रेटिना में वो भी मूव करती है, ठीक है। और जो मूवमेंट है रेटिनल इमेज की, वो जो है वो डिटेक्ट की जाती है स्पेशल विजुअल न्यूरॉन्स से, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। हाँ. आया। साइल पे नीचे करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज मोशन आफ्टर इफेक्ट। अभी मोशन आफ्टर इफेक्ट में ये बोला गया है जब आप किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी नजर टिका लेते हो, ठीक है। आप बहुत मतलब जैसे आपके साइड में से एक बस निकल के जा रही है, या बस से बाहर देखते हो जैसे आप, तो जब आप बस से बाहर देख रहे होते हो तो आपके सामने सारे ऑब्जेक्ट चलते रहते हैं। जब आप बहुत देर तक ऐसे ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स को एक सेकंड यार, if you fixate your gaze on a moving object for some time, then and then move your gaze to a stationary object, the stationary object will be perceived as moving in the opposite direction to the original। अरे देखो, जैसे आप ये शायद बचपन में बहुत बच्चों ने अपने घर वालों से पूछा भी होगा इस बारे में, मतलब मैंने तो पूछा था बहुत बार। जब मैं गाड़ी में जा रही होती थी तो मैं बाहर देखती थी कि पेड़ वगैरह सब पीछे छूटते जा रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीजें सब पीछे हमारे छूटते जा रही थी और ये सब चीजें साइड से चलती हुई हमें नजर आ रही होती थी। और हम जब सूरज देवता की तरफ देखते थे ना एकदम से अचानक से, तो ऐसा लगता था जैसे सूरज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा है। ये चीज किसी के साथ हुई है? हाँ जी. हाँ हो चुकी है. हाँ, तो उसी को बोलते हैं मोशन आफ्टर इफेक्ट। जब आप किसी चीज को मोशन में चलते हुए देख लो काफी देर तक, उसके बाद जब आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ देखो ना तो आपको ऐसा लगता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि वो मूव नहीं कर रहा होता, सूरज नहीं चल रहा होता कहीं पे भी, सूरज नहीं मूव कर रहा होता कहीं पे भी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सूरज भी हमारे यहाँ तो साथ साथ चले जा रहा है या हमसे छूटता जा रहा है, ठीक है। जबकि चल हमारी गाड़ी रही होती है, सूरज नहीं।
अभी समझ आया? हाँ जी। आगे चले? यस। बहुत फास्ट फास्ट तो नहीं हो रहा ना यार, पहले ही बता दो। नहीं नहीं, नहीं नहीं। ठीक है, बिल्कुल। चलो। नेक्स्ट जो है दैट इज इंड्यूस्ड मूवमेंट। अभी इसमें ये बोला गया है व्हेन अ स्मॉलर स्टेशनरी बॉडी is surrounded by a large moving body, then the smaller body is perceived to move in a direction opposite to the larger body. इसमें ये इसी फिनोमिनन की वजह से हम ये परसीव करते हैं कि जो चांद होता है वो जो है वो मूविंग क्लाउड्स से सराउंडेड होता है। मतलब हमें ऐसा लगता है ना जैसे बादल चलते जा रहे हैं, कभी रात हाँ को अंधेरे में देखो तो ऐसा लगता है कि बादल चलते जा रहे हैं, वो इसी फिनोमिनन की वजह से लगता है। ठीक है, जब कोई स्मॉलर स्टेशनरी बॉडी, मतलब कि कोई छोटा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी मतलब जो रुका हुआ है, जो थमा हुआ है, जो चल नहीं रहा है, जो स्टेशनरी बॉडी होती है, जो रुकी हुई वो जो बॉडी होती है, वो सराउंडेड होती है लार्जर मूविंग बॉडीज से, मतलब कि बड़ी मूविंग बॉडीज, वो बॉडीज जो चल रही हैं। तो जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है या स्मॉलर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज थमी हुई है, उसको हम ऐसा परसीव कर लेते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? ओके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? नहीं, इसमें एक बार आप एक काम करो, एक बार इसको दोबारा रिपीट कर दो स्टार्टिंग से, बस यही वाला इंड्यूस्ड मूवमेंट को। ठीक है, इंड्यूस हम्म। मूवमेंट में हमें ये बोला गया है कि ये जब कोई छोटी चीज जो है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, पर इसके आसपास ऐसी चीजें हैं जो मूव कर रही है, ये घूमी जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये चीजें मूव कर रही है, तो हमें ना ऐसा लगने लगता है कि ये जो बीच में छोटा सब्जेक्ट है, ये वाला जो सब्जेक्ट है बीच में छोटा, जो मूव नहीं कर रहा है, हम ऐसा परसीव करने लग जाते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि एक्चुअल सच ये होता है कि वो मूव नहीं कर रहा होता। ठीक है, ओके। अच्छा आ गया? हाँ। यही दिया गया है इंड्यूस मूवमेंट के अंदर। और इसमें ये बताया गया है कि इसी फिनोमिनन की वजह से ना हमें ऐसा लगता है कि चांद जो है वो चल रहा है, जबकि चांद नहीं चल रहा होता। वो जो क्लाउड्स हो रहे हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि चांद चल रहा है या चांद मूव कर रहा है। आप कई बार काफी देर तक आसमान की तरफ देखोगे ना, मूव क्लाउड्स कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कई बार कि चांद मूव कर रहा है। ठीक है, तो चांद नहीं मूव कर रहा होता, उसके आगे जो क्लाउड उसने ढका हुआ है, जो जो क्लाउड्स चांद को ढके हुए हैं, वो क्लाउड्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यस। ठीक है, यस। नेक्स्ट। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट जो है दैट इज अपेरेंट मूवमेंट। अभी अपेरेंट मूवमेंट में क्या बोला है कि जब एक स्टेशनरी स्टिमुलाई या एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है, उसको हम सीरीज के अंदर प्रेजेंट कर देना, तो वो ऐसा लगने लगता है कि वो मोशन में है या वो चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कि ब्राउजर पे जब नेटवर्क कभी नहीं आ रहा होता है, यूट्यूब पे कभी किसी वीडियो में नेटवर्क ना आए, हाँ, ऐसे बफरिंग गोला से गोला होती है, गोला हाँ। चलता हुआ नहीं दिख जाता? हाँ। हाँ, बफरिंग जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट। तो वो बफरिंग में वो चल नहीं रहा होता, वो सीरीज में बस ऐसे 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 प्ले हो रहा होता है, मतलब ऑटो प्ले जैसे करते हैं चीजों को। ठीक है, तो वो जब बफरिंग हुई होती है, वो बफरिंग में मूव नहीं कर रहा होता, वो बस सीरीज ऑफ सर्कल होते हैं जो बार बार हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो पूरा सर्कल ऐसे 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 घूमी जा रहा है। ये बेसिकली वही फिनोमिनन अपैरेंट मूवमेंट। इसके अंदर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हम बार बार ऐसे सीरीज में ऐसा सीरीज में लगा के सर्कल को ऐसे ऐसे लगा दे, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि वो मूव कर रहे हैं, जबकि वो मूव नहीं कर रहे होते, वो स्टेशनरी होते हैं, बट सीरीज में लगे होते हैं बस। ठीक है, ओके। समझ आ गया? हाँ। हाँ, आ गया। ठीक है, साइल पे नीचे करना। अभी तक यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। नो। ठीक है, अब इसके बाद में यार साइज परसेप्शन जो है ना, साइज परसेप्शन में एरर ऑफ परसेप्शन, साइज परसेप्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आप लोग को। अभी आज मैं एरर ऑफ परसेप्शन 2 है वो करा रही हूँ। उसके बाद किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछना, वरना मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ इल्यूशन थोड़ा बड़ा है।
ठीक है, ओके एक तो थोड़ा बड़ा है, दूसरा वो इम्पोर्टेंट है। ओके। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी साइज परसेप्शन के साथ में। बेसिकली मैं बता देती हूँ बट ब्रीफ में, साइज परसेप्शन होता क्या है। साइज परसेप्शन बेसिकली हमारी वो एबिलिटी होती है या वो कैपेसिटी होती है जो किसी स्टिमुलाई के या किसी सब्जेक्ट के साइज को जज करती है करेक्टली, इवन व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, वो साइज परसेप्शन होता है। ऑलराइट, अभी या तो एरर ऑफ परसेप्शन से पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूं थोड़ा बहुत आप लोग से, उसके बाद एरर ऑफ परसेप्शन करते हैं, ओके लास्ट टॉपिक अपना आज का। ठीक है, ओके। तो मैं रैंडमली पूछ रही हूँ पहले, रैंडमली अगर जवाब नहीं आए फिर मैं नाम लेके पूछ लूंगी। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले तो व्हाट इज मोनोक्यूलर क्यूज? Monocular cues are cues that single eye. करेक्ट, ठीक है। हेज का मतलब क्या होता है? the dust particles present in the environment. Atmospheric dust particles. या करेक्ट, ठीक है, वेरी नाइस। ऑलराइट, if we talk about perception of depth and distance, what does it say basically? मतलब ये क्या कहना क्या चाहता है when we talk about perception of depth and distance? It's the ability to like कि हम visual ability होती है basically किसी चीज को perceive करने के लिए। करेक्ट भाई साहब, मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया क्या आज? हाँ। नाइस यार, सही से सब रिप्लाई कर रहे हैं। या फिर थैंक यू आज सो मच। सब अटेंशन दे रहे हैं। हाँ, हाँ यार, मैं खुद हैरान हूँ, और मतलब अटेंशन ना आज ये इतनी थोड़े है। ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं ऑब्वियसली, तो इस वजह से ज्यादा अच्छे से समझ आते इंटरेस्टिंग हैं। है इसलिए आंसर दे रहे हैं। वैशाली, वैशाली आप रोज मेरी क्लास में आया करो, आप रिप्लाई करती हो। ओके ओके। चलो चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होता है? अभी मैं पूछूंगी नाम लेके, सुना ना? आप बोलो रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होता है, आज आपने कुछ नहीं बोला। सुना है ना? सुना है ना? एम आई ऑडिबल टू यू? चलो कोई नहीं, सुना है वो नहीं पता। ओके, कौन बताएगा फिर रेटिनल डिस्पैरिटी? Can I? हाँ जी हाँ जी, कुछ भी बोलो। The closer an object is to eyes, greater will be the difference from it in its retinal image. जितना क्लोज ऑब्जेक्ट आएगा उसका डिफरेंस उतना ही ग्रेटर आएगा रेटिनल इमेज में। दोबारा बताना। जितना ऑब्जेक्ट क्लोज रहेगा आईज से डिफरेंस उतना ही ग्रेटर रहेगा रेटिनल इमेज में। मैंने रेटिनल डिस्पैरिटी पूछा आपसे, बाइनोकुलर क्यूज वाला, जिसमें मैंने अभी एक्सपेरिमेंट कराया था। हाँ मैं वही अगर बता हम रही हूँ। लेफ्ट आई को लाइक अगर देखें तो उससे कुछ डिस्टेंस ऐसा है कि हमें राइट आई से नहीं दिख पाता उस चीज का, और जितना फिर हम वो करके उससे देखें तो उस थोड़ा पार्ट रह जाता है लाइक, तो उसको मे बी उस डिफरेंस को हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहेंगे। हाँ, उस डिफरेंस को हम बोलेंगे रेटिनल डिस्पैरिटी, जो कि दोनों आंखों के एंगल्स, मतलब जिस जिस एंगल से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दोनों आंखों के एंगल्स की वजह से जो डिस्टेंस आ रहा है उसको रेटिनल डिस्पैरिटी बोलेंगे। द स्लाइट डिफरेंस इन द टू रेटिनल इमेज ड्यू टू द एंगल फ्रॉम विच ईच आई व्यूज एन ऑब्जेक्ट। ओके। हाय हाय यार, ये कैसे गलत कर दिया? तो अभी मैंने पूरा करा के दिखाया तुम्हें। चलो कोई बात नहीं यार, अभी समझ आ गया ना खुशी? अभी कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? हाँ आ गया अभी। ठीक है ठीक है। चलो अभी, चलो मुझे ये बताओ आप कोई कि इंड्यूस मोमेंट क्या होता है? इंड्यूस्ड मूवमेंट बेसिकली वेर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अराउंड कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक लार्जर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं एक स्मॉलर बॉडी के अराउंड, तो ऐसा फील होता है कि जो स्टेशनरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो भी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
करेक्ट, एकदम परफेक्ट डिफाइन, जो एकदम एग्जैक्ट बुक के अंदर लिखी हुई है। करेक्ट, ये मैंने वेल स्पेशली पूछा वेल। था आपसे दोबारा, तो इसलिए मुझे याद है। ओके ओके, पूछ लिया करो यार, ना आए तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब समझ तो सबको आ रहा है, हम बढ़ सकते हैं आगे आगे। Yep. अभी तक किसी को कुछ भी पूछना है? नकिया, आप No. बहुत देर से अनम्यूट करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको बोलना है कुछ? नकिया, वैसे मुझे एक एक चीज और, मतलब उसमें थी मोशन आफ्टर इफेक्ट वाले में। हाँ जी बोलो। मतलब इसमें अगर हम बहुत देर तक किसी ऑब्जेक्ट, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, उसके बाद अगर स्टेशनरी पे देखें तो स्टेशनरी हमें मूविंग लगती है, ऐसा ही था ना आई गेस? हाँ जी हाँ या जी फिर अच्छा। हाँ जी, यही है। एक और एग्जांपल मतलब शेयर ऐसा। करूंगा मोशन आफ्टर इफेक्ट। हाँ साहिल भाई, एग्जांपल दे दो आप। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें एक इल्यूजन है, उससे ट्राई करते हैं, समझ आ जाएगा। ओके। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। और इसमें ना हाँ बीच में आई है, इस पे फोकस करना 10 to 20 सेकेंड्स, फिर किसी स्टेशनरी सब्जेक्ट को देखना। ओके। नाउ लुक एट ए स्टेशनरी सब्जेक्ट। अभी स्टेशनरी सब्जेक्ट को देखो। साहिल भाई एक बार प्लीज रिप्ले करोगे? मैं पानी पी रही थी, सॉरी, मैंने देखा नहीं। एक है ही नहीं। मैंने देखा नहीं, मैं पानी पी रही थी इसमें। 20 सेकंड तक देखना है आई को, तो बीच में आई लिखा हुआ है ना, हाँ जी। रखना है। 10 से 15 सेकंड देखने के बाद किसी स्टेशनरी सब्जेक्ट को देखना। हाँ, मेरे को हुआ, ये मेरे को हुआ। आप लोग को समझ आया क्या हुआ है अभी? एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। जी हाँ जी, हाँ। समझ आया आप लोग को हुआ क्या अभी? हाँ जी। जब आपने 15-20 सेकंड इस आई को देखा, इस मतलब ऑब्जेक्ट को जब देखा, उसके बाद एकदम से जैसे ही आपने अपने कमरे की तरफ देखा ना, तो सब धुंधला धुंधला सा हो गया कि आगे पीछे हो रहा है आपका कमरा खुद का ही। हाँ, और फिर गुम सा आंखों को ऐसे करना पड़ा कि हाँ मतलब हाँ, हो जाए। जैसे जब चक्कर आते हैं ना, वैसे होता है ना हाँ, एकदम। काइंड ऑफ, वो, हाँ। हाँ, ओके। समझ आ गया मोशन आफ्टर इफेक्ट अब? हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो। नो। चलो फिर एरर्स ऑफ परसेप्शन पे आए यप। हम। ठीक है, अब एरर्स ऑफ परसेप्शन जो होते हैं, बेसिकली परसेप्शन हमारे यार गलत भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम हर चीज को ठीक इंटरप्रेट करें या हम ठीक ही उसको जज करें, ठीक है? परसेप्शन हमारे गलत भी हो सकते हैं, और बेसिकली परसेप्शन जो है हमारे, वो दो चीजों की वजह से गलत होते हैं। पहला तो है, एक सेकेंड, पहला है इल्यूजन और दूसरा है हेलिसिनेशन, ठीक है? इल्यूजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इल्यूजन इज द फॉल्स इंटरप्रिटेशन या फिर फॉल्स परसेप्शन या मिस इंटरप्रिटेशन, ये होता है इल्यूजन। जैसे मतलब अंधेरे में आपने
रस्सी को सांप समझ लिया, वो एक तरीके का इल्यूजन है, ठीक है। आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया किसी चीज को। आई थिंक इसके अंदर भी वही रोप वाला एग्जांपल होगा। हाँ, अब इल्यूजन जो है वो विजुअल भी हो सकता है और ऑडिटरी भी हो सकता है, बट मोस्टली विजुअल और ऑडिटरी ही होता है। विजुअल की हम बात करें तो जैसे ये अंधेरे में आपने रस्सी को सांप समझ लिया, ये हो गया हमारा विजुअल एक तरीके से। और जैसे ऑडिटरी में ये तो मेरे साथ हद से ज्यादा होता है, मतलब कोई पीछे खड़ा हुआ अनजान आदमी मैना बोलता है और मैं नैना समझ के पीछे देखने लग जाती हूँ कि मेरे को बुलाया है। ये मेरे साथ बहुत होता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं इस मिस इंटरप्रेट ही कर रही हूँ कि यार ये नैना बोल रहा है, मेरे को बुला रहा है कि जानता भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई जान पहचान वाला नैना बोल के चीख चीख के बुला रहा होता है, मैं सुनती नहीं हूँ, जान के ये सोच के यार मैना बोल रहा होगा, फिर पोपट हो जाएगा मेरा। तो ठीक है, दिस इज व्हाट इल्यूजन इज। मतलब मेरे साथ तो ये बहुत होता है, ठीक है। तो मैंने वही एग्जाम्पल दिया बेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से इल्यूजन की फॉल्स परसेप्शन या मिस इंटरप्रिटेशन, हमने किसी चीज को मिस इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। वहीं अगर हम हेल्यूसिनेशन की बात करें तो हेल्यूसिनेशन होता है कि जब हम किसी ऐसे इंस्टेंस की तरफ आते हैं जब हम कोई ऐसा सिमिलस परसीव कर ले जो कि एक्चुअल में है भी नहीं। और जो जो ये प्रेजेंट नहीं होता। हेलुसिनेशन है ना, हाँ, ये बेसलेस होते हैं। हेलुसिनेशन ना बेसलेस होते हैं, एक वर्ड ये हमेशा याद रखना, बेसलेस। हेलुसिनेशन की जब भी डिफाइन करो उसके अंदर हमेशा लिखना दैट दे आर बेसलेस। इनका कोई ऐसा वो नहीं है कि होते हैं या नहीं होते। हेलुसिनेशन यार जैसे किसी को नीचे करोगे ना हेलुसिनेशन थोड़ा सा, हाँ, जब हम किसी को एनेस्थीसिया देते हैं, जैसे किसी बच्चे या किसी को एनेस्थीसिया दे दिया तो उसको ना कुछ सेंसेशन नहीं होती। तो कई बार ना जब एनेस्थीसिया दे देते हैं तो काफी लोगों को साइड इफेक्ट कर जाता है एक तरीके से, और उनको कुछ भी दिखने लग जाता है, मतलब बावलेस हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग जैसा कि मतलब इसको कुछ भी दिख रहा है और वो एकदम से अचानक से होता है तो ये दिखा, ये सामने ये है, ऐसा लोग बोलने लग जाते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से हेलुसिनेशन है। कभी नींद में उठ के कोई बोलने लग जाए कि यार ये सामने वो देख क्या पड़ा है, वो देख क्या पड़ा है, जबकि वहां पे कुछ है भी नहीं, वो एक तरीके से हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। समझ आ गया? हाँ, कभी कभी मतलब ऐसे होता है ना, जैसे हम बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हो तो हमारे सामने वो इमेज बनने लग जाती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मे हाँ, बी जैसे उसको कोई कहें शराबी अगर। हो गया यार, हम्म। एकदम टुन है बंदा कोई और वो बोल रहा है यार ये सामने, यार ये देख क्या हो रहा है, ये देख क्या हो रहा है। उसको पता नहीं है सामने कुछ भी नहीं है, वो टुन है, दूसरों को टुन समझता है वो, लेकिन तो दिस इज हाँ। समवट व्हाट इज हेलुसिनेशन व्हिच इज बेसलेस, कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस नहीं है बट फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि हाँ वो है। इल्यूजन और हेलुसिनेशन की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इल्यूजन होता है यार मिस इंटरप्रेट कर लिया हमने किसी चीज को। मैं नैना को मैना समझ लिया और मैना को नैना समझ लिया, या रस्सी को सांप समझ लिया। वो चीज हाँ, एटलीस्ट है सामने, वो रस्सी है सामने, ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं सामने, हम ऐसे ही सांप 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 चीखे जा रहे हैं। बट हेलुसिनेशन में रियलिटी नहीं होती। हाँ, हेलुसिनेशन में कुछ है ही नहीं आगे, हम फिर भी चीखे जा रहे हैं कि अरे ची ची ची, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। यहाँ हमारे एरर्स ऑफ परसेप्शन खत्म होते हैं। अभी आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वरना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एक साथ पूरा चैप्टर खत्म करना, ठीक है। ओके। अब बताओ स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से अभी तक किसी को कोई भी दिक्कत कहीं पे भी, या इस चैप्टर में भी अभी तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा यार, एक ना मेरी एक एडवाइस है आप लोग सबको, कि नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास अटेंड करने आओ ना, उससे पहले एक बार ना बुक रीड कर लो। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड एंड दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ, कि जब हम बुक रीड करके किसी क्लास अटेंड करते हैं ना, हमें वो चीजें समझ आ रही होती हैं और हम रिलेट भी कर पाते हैं उनसे, एज कम्पेयर टू व्हेन वी सिट ब्लैंक, ठीक है। अभी आप लोग को समझ तो आ रहा होगा, बट एज एज एन वर्ड टू वर्ड आपने नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो सकती है शायद बाद में, ठीक है। ओके।